नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं येमेन क्राइसिस के बारे में। ये चर्चा क्यों चल रही है? क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि येमेन के रिबेल्स ने अटैक किया था, मिसाइल अटैक किया था यूएई के ऊपर। ऑल्दो यूएस की फोर्सेस ने यूएई का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसने उनकी मेजर सिटीज को बचाया जरूर है, लेकिन जो येमेन की तरफ से रिबेल अटैक हुआ वो एक बहुत बड़ा चैलेंज दर्शाता है इस पर्टिकुलर रीजन की तरफ। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर येमेन विवाद को समझेंगे अच्छे से, और कैसे येमेन का विवाद इस पूरे रीजन में एस्केलेट हो रहा है। क्यों येमेन सऊदी अरब के ऊपर अटैक कर रहा है, क्यों येमेन यूएई के ऊपर अटैक कर रहा है, और इन सारी चीज़ों का रिपरकशन क्या हुआ है, व्हाट इज द टोल ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट, ये भी हम लोग जानेंगे। इज देयर अ पॉसिबल सोल्यूशन? विल टॉक अबाउट दैट एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, येमेन कॉन्फ्लिक्ट पूरा आपको समझ में आएगा इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट studyIQ.com, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इस तरह की खबरें जरूर सुनी होंगी। हाउदी मिसाइल्स टारगेट सऊदी अरबिया एंड यूएई एज द एस्केलेशन ग्रोस। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे ये एस्केलेशन ग्रो क्यों हो रहा है। ये हाउदीज कौन है? हाउदीज यमन में है। यमन की कैपिटल सिटी जो है सना, वहाँ पे ये बेस्ड है। हाउदी ग्रुप मिसाइल्स से अटैक कर रहा था सऊदी के ऊपर, यूएई के ऊपर। वाई दिस इज ऑल हैपनिंग? अब इस चीज़ को समझने के लिए चलिए विल टॉक अबाउट येमेन कॉन्फ्लिक्ट। पहले येमेन के बारे में समझते हैं और तब हम लोग येमेन कॉन्फ्लिक्ट को भी समझ सकते हैं। ऑन अ लाइटर नोट, अगर आपने फेमस टेलीविजन सीरीज देखी होगी फ्रेंड्स, उसमें चैंडलर मूव्स टू येमेन टू एस्केप फ्रॉम जैनिस, राइट? तो येमेन वही जगह है। येमेन आपको ये मिडल ईस्ट में ये लोकेशन आती है, सऊदी अरब है यहाँ पे, उसके सदर्न साइड में है येमेन, और बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, राइट? तो यहाँ पे जो ये स्ट्रेट आता है बाबल मंडप है, बाबल मंडप से वी रीच टू रेड सी, यानी कि इंडियन ओशन से अगर आपको रेड सी जाना है, बाबल मंडप से आप मूव करोगे और फिर इवेंचुअली यू कैन मूव टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पे है सुएज कैनाल, आपको पता है। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है येमेन की। और यहाँ पे येमेन की प्रॉब्लम जो है, येमेन की कॉन्फ्लिक्ट जो है, उसको अगर आपको समझना है तो आपको उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, यमन की पॉपुलेशन को समझना पड़ेगा, क्योंकि यमन में रिलीजियस और कल्चरल डिफरेंसेस स्पेशली बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ यमन। क्योंकि अगर यमन की बात करें हम लोग, यमन कुछ इस तरह डिवाइडेड है, नॉर्थ यमन, साउथ यमन। वहाँ पे थोड़ी सी कल्चरल डिफरेंसेस है, रिलीजियस डिफरेंसेस है। यमन में पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करें, इस्लामिक पॉपुलेशन ऑब्वियसली इज इन मेजॉरिटी, बट इस्लामिक पॉपुलेशन में अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 60% पॉपुलेशन है सुन्नी, और अराउंड 40 पॉपुलेशन इज शिया। अप्रॉक्सीमेट नंबर्स आपको बता रहा हूं, यानी कि शिया और सुन्नी पॉपुलेशन यहाँ पे है। शिया पॉपुलेशन इज ऑल्सो क्वाइट कंसिडरेबल, अराउंड 35 to 40% शिया पॉपुलेशन। और इसके अलावा ये जो पूरा एरिया है, हम लोग जब मिडल ईस्ट एरिया बताते हैं तो ये सफरर से किस चीज़ की? ये सफरर से यूरोपियन कॉलोनिज्म के, क्योंकि यहाँ पे भी मैं कहूँगा मेजॉरिटेरियनली ब्रिटिश ने कब्जा किया हुआ था इस पर्टिकुलर रीजन पे। तो ब्रिटिश जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे वो फॉल्ट लाइन्स छोड़ चुके हैं, हम भी उसके सफरर हैं। इंडिया में भी ब्रिटिश ने फॉल्ट लाइन्स छोड़े, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश इशू, इंडिया म्यांमार बॉर्डर इशू, इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू, बहुत जगह पे जहाँ पे बॉर्डर इशूज है इंडिया के, तो ब्रिटिश लेगेसी हम लोग कहते हैं। तो वही लेगेसी यहाँ पे भी है कि ब्रिटिश ने यहाँ पे फॉल्ट लाइंस ड्रॉ कर दिए थे। इसके अलावा कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स का भी शिकार है येमेन। अब इन दोनों चीज़ों की वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है आज का, उसके रूट्स है इसी में, यूरोपियन कॉलोनिज्म एंड कोल्ड वॉर। चलिए समझते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। देखिए, अगर हम लोग मॉडर्न येमेन स्टेट की बात करें, 1990 में येमेन यूनिफाई हुआ, और इससे पहले येमेन के दो भाग थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, नदर्न येमेन और सदर्न येमेन। नदर्न येमेन पे कंट्रोल था या फिर सपोर्ट था यूनाइटेड स्टेट्स सऊदी अरब बैक गवर्नमेंट, और उस एरिया का नाम था यमनी अरब रिपब्लिक। और यहाँ पे 1978 से रूल करते थे अली अब्दुल्ला साले, एक मिलिट्री ऑफिसर थे हु यूज्ड टू रूल द नदर्न साइड। क्योंकि ये नाम भी बहुत ज़रूरी है, अली अब्दुल्ला साले सक्सेसर स्टेट जब बना 1990 में यूनिफाइड स्टेट, उसके राष्ट्रपति भी अली अब्दुल्ला साले ही बने। सदर्न साइड में पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ येमेन था साउथ साइड में, और इसको सोवियत की बैकिंग थी, और मेजॉरिटेरली यहाँ पे सोशलिज्म फॉलो किया जाता है। इनफैक्ट 1960s में जब भी पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना तो नेशनलाइजेशन भी यहाँ पे भी शुरू हो गई थी। तो देखिए, दो फॉल्ट लाइन्स, एक तो यूएस वर्सेस यूएसएसआर की फॉल्ट लाइन, दूसरी है शिया वर्सेस सुन्नी की फॉल्ट लाइन। और 1990 में जब लीडरशिप आई तो लीडरशिप आई नॉर्थ साइड से, अली अब्दुल्ला साले बने वहाँ पे प्रेसिडेंट। इनफैक्ट
अली अब्दुल्ला साले ने काफ़ी लंबे समय के लिए यहाँ पे रूल किया और 1990 के बाद वी डू नो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था। लेकिन फॉल्ट लाइन्स जो ड्रॉ की गई थी वो रिपीटेडली इमर्ज होती गई यमन में नॉर्थ वर्सेस साउथ, शिया और सुन्नी की। अब हम लोग बात करें मॉडर्न यमन की, 1990 से पहले क्या था? नदर्न साइड में नॉर्थ यमन, यमन अरब रिपब्लिक, यूएस और सऊदी बैक्ड, और साउथ में साउथ यमन, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन। अब ये यूनाइट हो गए, लेकिन यूनाइट होने के बाद भी यहाँ पे अलग अलग फोर्सेस काम पे थी। अब एक तरफ तो प्रेसिडेंट की फोर्स है, यूनिफिकेशन के बाद अली अब्दुल्ला साले यहाँ पे प्रेसिडेंट बने, लेकिन बहुत से राइट्स ग्रुप ने कंटिन्यूसली ये एलेज किया कि अली अब्दुल्ला साले काफ़ी ऑटोक्रेटिक सुन्नी गवर्नमेंट रन करते थे, करप्ट उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी। इनफैक्ट ही रूल्ड फ्रॉम 1990 टू 2012, लिखूंगा 2011-12, राइट। तो काफ़ी लंबे समय के लिए यहाँ पे रूल था। अब रूल तो था यहाँ पे, प्रेसिडेंट ये थे, लेकिन कंटिन्यूसली ही वॉज फेसिंग चैलेंजेस। यूनिफिकेशन के केवल 4 साल बाद एक सदर्न मूवमेंट इमर्ज हुआ, सदर्न मूवमेंट फ्रॉम दी सोशलिस्ट ब्लॉक, एक सदर्न मूवमेंट इमर्ज हुआ जहाँ पे इन्होंने कंटिन्यूसली एक डिमांड रखी कि हमें ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए यमन में, और आज भी ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। सदर्न मूवमेंट अभी भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। अभी जो करंट कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो सदर्न मूवमेंट ने सपोर्ट किया था साले का और उनके सक्सेसर हादी का, राइट। तो ये लोग ज़्यादा ऑटोनॉमी मांगते हैं। अब इसमें एक तीसरा प्लेयर भी इमर्ज है, स्पेशली 1990 से यहाँ पे अल कैदा भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। अल कैदा वही टेररिस्ट ग्रुप जिसने यूनाइटेड स्टेट्स पे अटैक किया था 9/11 में। इनफैक्ट 2001 में जब ओसामा बिन लादेन ने अटैक किया था यूएस पे, उससे पहले यमन में ऑलरेडी एक अटैक हो चुका था यूएस की एक शिप के ऊपर। तो अल कैदा इन यमन वाज आल्सो वेरी प्रोमिनेंट, स्पेशली सदर्न यमन में मेजर एक टेररिस्ट ग्रुप और इसके पॉकेट्स यहाँ पे बने हुए हैं। अब इसके अलावा एक और शिया फैक्शन है हाउदी मूवमेंट, और हाउदी मूवमेंट स्पेशली 2000 से काफ़ी प्रोमिनेंट बना हुआ है और इन्हें सपोर्ट है शिया ग्रुप्स का। हाउदी मूवमेंट मेजरली सपोर्टेड है ज़ैदी शिया जो नदर्न यमन में हाउस्ड है, तो वहाँ पे उन्हें काफ़ी सपोर्ट है। इनफैक्ट ये जो हाउदी मूवमेंट है ज़ैदी शियाइट से, इन्होंने कम से कम 6 बार प्रोटेस्ट किया है साले की सरकार के खिलाफ। 2004 से लेकर 2010 तक 6 टाइम्स दे रोज अप अगेंस्ट साले गवर्नमेंट। एवरी टाइम लड़ाई हुई, सिविल वॉर हुआ, कुछ ना कुछ हुआ, रेजोल्यूशन किया गया, राइट। बट स्टिल ये फॉल्ट लाइन्स है। इनफैक्ट जो सदर्न मूवमेंट शुरू हुआ था 2007 में, तब भी ये इन्हें अकोमोडेट किया गया और इनकी ऑटोनॉमी की डिमांड अभी भी चलती है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मॉडर्न यमन में अलग अलग पावर सेंटर्स हैं, ठीक है। अब इन सब पावर सेंटर्स में यूनाइटेड स्टेट्स कहाँ स्टैंड होता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूएस एक मेजर पावर है। और मैंने आपको बताया अगर अल कैदा है तो यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट करेगा। यूनाइटेड स्टेट्स किसे सपोर्ट किया? ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ साले, उन्हें कंटिन्यूसली सपोर्ट आया। क्यों? क्योंकि वॉर अगेंस्ट टेरर चल रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया 2001 में 9/11 हुआ, लेकिन उससे पहले सन 2000 में ही अल कैदा इन यमन जो ग्रुप है, उन्होंने यूएस की एक शिप थी यूएसएस कोल, उसके ऊपर एक सुसाइड अटैक किया था। सुसाइड बॉम्बर ने अटैक किया था जिसमें 17 यूएस सर्विस के मेंबर्स दे एक्सपायर्ड। और तब से ही सन 2000 से ही यूनाइटेड स्टेट्स ने कंटिन्यूसली यमन में पैसा पंप इन किया है, आर्म्स एंड एम्युनिशंस दिए स्पेशली साले गवर्नमेंट को, ताकि वो अल कैदा से फाइट करे। लेकिन साले गवर्नमेंट वाज आल्सो ट्राइंग टू काउंटर द सदर्न मूवमेंट एंड द हाउदी मूवमेंट। अब इसी बीच ये करंट कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, क्योंकि देखिए सन 2000 से तो वॉर अगेंस्ट टेरर तो चल ही रहा है। अब इन सब चीज़ों में करंट कॉन्फ्लिक्ट कब से शुरू हुआ? इज इट कनेक्टेड टू टेररिज्म पर से? नहीं, वॉर ऑन टेररिज्म तो चल ही रहा है, लेकिन करंट कॉन्फ्लिक्ट की जो रूट्स हैं वो है 2011 में। और आप सब जानते हैं कि 2011 में वेस्ट एशियन रीजन में क्या हुआ था? अरब स्प्रिंग हुआ था। अरब स्प्रिंग में बहुत सारे अरब देशों में डेमोक्रेसी की मूवमेंट शुरू हुई, रेवोल्यूशन शुरू हुए। ट्यूनीशिया में शुरू हुआ, लिबिया में शुरू हुआ, बहुत जगह सरकारें भी बदली। और उसी तरह जो प्रोटेस्ट या फिर रेवोल्यूशन मूवमेंट जो शुरू हुए वो यमन में भी शुरू हुए। और आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यमन में शुरू होना ही था, क्योंकि एक तरफ आपको साले की सरकार है, अब्दुल्ला साले की सरकार है, और दूसरी तरफ सदर्न मूवमेंट है जो ज़्यादा ऑटोनॉमी पूछ रहे हैं, हाउदी मूवमेंट है जो खुद शियास के लिए पावर ढूंढ रहे हैं। तो इनके लिए काफ़ी अच्छा मौका बन गया, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी एलिगेशंस थी साले सरकार के खिलाफ कि दैट वाज ऑटोक्रेटिक एंड इट वाज करप्ट। तो लोग सड़कों पे उतरने लगे। हाउदी मूवमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा अपनी पॉपुलैरिटी यहाँ पे बढ़ाई, और इवेंचुअली 2012 में अब्दुल्ला साले अंडर दी डोमेस्टिक प्रेशर एंड इंटरनेशनल प्रेशर ही स्टेप्ड असाइड, उन्होंने प्रेसिडेंसी छोड़ दी। अब जब प्रेसिडेंसी छोड़ी, अगले प्रेसिडेंट बने अब्द रबू मंजूर हादी, ये इनके वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उन्हीं को सक्सेसर बनाया गया हादी को। लेकिन
लोग नाखुश थे, यानी कि मूवमेंट तो अभी जारी रहना ही था, क्योंकि सभी लोग देवर लुकिंग फॉर पावर, क्योंकि रेवोल्यूशन होना है, सरकार बदलनी है, एक यूनिटी गवर्नमेंट आनी है जहाँ पे अलग अलग फैक्शंस है। अब एक तो अब्दुल्ला साले का एक फैक्शन है, यानी कि अभी हादी का मंजूर हादी का फैक्शन बना, उसके अलावा सदर्न मूवमेंट का एक फैक्शन है जो आपको ऑटोनॉमी पूछ रही है, हाउदी का एक फैक्शन है जो शियास के लिए पावर पूछ रहा है। तो इन सब के बीच एक सरकार जरूर आनी थी, तो इसके लिए ब्रोकर बना गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, और इसका जो लीडर है वो है सऊदी। तो सऊदी ब्रोकर्ड एक डील बनी जहां पे मंजूर हादी प्रेसिडेंट बने, और यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस को भी इन्वॉल्व किया गया और एक नेशनल डायलॉग कॉन्फ्रेंस बनाया गया। नेशनल डायलॉग कॉन्फ्रेंस में 565 डेलीगेट्स थे जिन्हें बुलाया गया, और अलग अलग फैक्शंस थे, सदर्न मूवमेंट से थे, हाउदी मूवमेंट से थे, सब लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और सब लोग मिलजुल कर एक संविधान बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो सारे फैक्शंस को एक्सेप्टेबल होगा। कुछ इस तरह की मुहिम छिड़ी 2013 में, और क्वाइट ऑब्वियस था, अलग अलग फैक्शंस है तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे यहाँ पे अग्रीमेंट नहीं हुआ। तो 2013 में अलग अलग फैक्शंस दे कुड नॉट अग्री ऑन एनी सोल्यूशन, तो यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया। अब इसी बीच एक डेवलपमेंट हुई 2014 में, हाउदीज ने जो पीस डील थी, यानी कि जिसमें नेगोशिएशन करनी थी, जो 565 डेलीगेट्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, उससे उन्होंने रेनेग किया पीछे, और उन्होंने यमन की जो कैपिटल थी सना उसे कैप्चर कर लिया। 2014 में उनका बेस भी काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि देखिए यमन में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही थी। एक तो अरब स्प्रिंग आया, रेवोल्यूशन आया, लोग सड़कों पे उतर आए थे। इसके अलावा वहाँ पे महंगाई भी काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि हादी की जो सरकार थी उन्होंने एनर्जी से सब्सिडीज हटा लिए थे, तो उन्होंने लोअर फ्यूल डिमांड किया, एक नई सरकार डिमांड कर रहे थे। यूनाइटेड नेशंस की जो ट्रांजिशन थी उसी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि यूएन भी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ साइडेड है या फिर सऊदी की तरफ साइडेड है। इन सारी चीज़ों को बताकर उन्होंने अपना सपोर्ट बेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया। और एक बार जब उन्होंने कैपिटल सिटी सना को कैप्चर किया, उसके बाद वो धीरे धीरे साउथवर्ड मार्च करने लगे, और अगले ही साल 2015 में मंसूर हादी की सरकार ने, गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया। मंसूर हादी हिमसेल्फ ही फ्लेड टू सऊदी अरब, यानी कि एक सिविल वॉर छिड़ गया अभी यमन में, क्योंकि हाउदीज ने टेक ओवर कर लिया था, राइट। अगर हम लोग बात करें कॉन्फ्लिक्ट में कौन कौन है, एक तरफ हाउदी प्रोमिनेंटली शिया ग्रुप है, शियास का इनको सपोर्ट है। अब आप शियास का सपोर्ट है मतलब हाउदीज को सपोर्ट रहेगा ईरान का। तो एक तरफ हाउदी मूवमेंट जिन्होंने कैपिटल सिटी सना को कैप्चर किया, वहां पे उन्होंने अपना पावर सेंटर बनाया, उनको सपोर्ट है शिया ईरान की तरफ से। और हादी की जो सरकार थी उन्होंने ये भी एलेज किया था कि इस हाउदी मूवमेंट को, जिन्होंने सना को कैप्चर किया, वहां पे हेजबोला का भी सपोर्ट है। हेजबोला जिसको जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है, लेबनान में ये बेस्ड है, इनका भी सपोर्ट है, ये बताया हादी की सरकार ने। तो अगर ईरान का सपोर्ट है हाउदी मूवमेंट को, तो मैं कहूँगा बैक एंड से रशिया का भी सपोर्ट है, कहीं ना कहीं चाइना का भी सपोर्ट है टू द हाउदी मूवमेंट। तो एक तरफ है हाउदीस, ईरान, मैं कहूँगा रशिया, चाइना एंड हेजबोला, और दूसरी तरफ है एक बड़ा कोएलिशन जो सऊदी ने बनाया। क्योंकि देखिए 2015 में जैसे ही कैप्चर हुई सना, उसके बाद सऊदी ने एक जल्दी से कोएलिशन बनाया सुन्नी देशों का। तो एक तरफ है शिया ग्रुप हाउदीस जिन्हें ईरान का सपोर्ट, दूसरी तरफ है सुन्नी ग्रुप जहां पे आपको बहरीन, इजिप्ट, जॉर्डन, कुवैत, मोरक्को, कतार, सूडान, यूएई और एरिट्रिया, पाकिस्तान, ये लोग मिलेंगे। यहाँ से इन्होंने फोर्सेस भेजी है डायरेक्टली लड़ने के लिए विद द हाउदीस। इन्होंने एक एयर कैंपेन लॉन्च किया ताकि जो भी हाउदी कंट्रोल्ड एरियाज है उसे वापस रिकैप्चर करें। और इसी कोएलिशन को यूनाइटेड स्टेट्स की भी बैकिंग है, क्योंकि दे वर सपोर्टिंग अर्लियर द साले गवर्नमेंट, लेटर ऑन द हादी गवर्नमेंट। यूएस का भी सपोर्ट है, फ्रांस, जर्मनी, यूके का भी सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा फ्रॉम दिस साइड देयर इज वेस्ट प्लस सुन्नी वर्सेस शिया और बाकी जो देश है, कुछ इस तरह का अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आज अगर हम लोग बात करें कौन क्या कंट्रोल करता है, देखिए ये है कैपिटल सिटी सना, ये जो ग्रीन में चीज़ें दिखाई दे रही है आपको, ये हाउदी मूवमेंट यानी कि हाउदीज कंट्रोल करते हैं। ये जो आपको ग्रेश एरिया दिख रहा है, ये जो हादी की गवर्नमेंट है, हादी गवर्नमेंट कंट्रोल है, यहाँ पे हादी गवर्नमेंट का सपोर्ट है। और अभी भी यमन में जनवरी 2022 में भी कुछ कुछ एरियाज है जहाँ पे अल कैदा की कुछ पॉकेट्स है जहाँ पे अल कैदा का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो आप यहाँ पे समझिए कि किस तरह की डायनामिक्स इवॉल्व हो रही। एक तरफ है शिया ग्रुप, दूसरी तरफ है सुन्नी ग्रुप, और एक थर्ड यहाँ पे मैं कहूँगा पावर सेंटर है, वो है अल कैदा इन द अरेबियन पेनिनसुला, AQAP, इनका इन्फ्लुएंस भी है यहाँ पे। तो इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्योंकि इट हैज़ द पोटेंशियल टू एस्केलेट इनटू अ रीजन, पूरे वेस्ट एशियन रीजन में, और यही हुआ भी है।
क्यों? क्योंकि हाउदीज अभी ऑफेंसिव में जा चुके हैं। ऑलरेडी उन्होंने सना पे कैप्चर किया हुआ था। जो कोएलिशन की फोर्सेस थी उन्होंने इनके एक्सपेंशन को रोका है। इनफैक्ट अभी हाउदीज थोड़ा सा बौखला उठे हैं क्योंकि कोएलिशन की फोर्सेस ने उनकी जो कैप्चर्ड एरियाज थी वहां पे धीरे धीरे रिकैप्चर करना शुरू कर दिया। तो हाउदीज ने अभी ऑफेंसिव शुरू कर दिया। ये क्यों हुआ? एक तो कोएलिशन की फोर्सेस काउंटर कर रही हैं। दूसरी चीज, पिछले साल 2021 में फरवरी मार्च में बाइडन ने अपना जो सपोर्ट था सऊदीज को यमन के खिलाफ, यानी कि हाउदीज के खिलाफ यमन वॉर में, उसको स्ट्रेटेजिकली शिफ्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट सऊदी। जो पैसा जा रहा था, जो वेपन्स जा रहे थे, वो अभी नहीं जाएंगे सऊदी कोएलिशन को। ऑल दो बाकी सारी चीज़ें सपोर्ट में जा रही है, यानी कि बैक एंड सपोर्ट है, सर्विसेज आर स्टिल बीइंग प्रोवाइडेड। जो भी यूएस की कॉन्ट्रैक्ट थी वो तो वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो पैसा जा रहा था, जो वेपन्स जा रहे थे, वो अभी नहीं सप्लाई हो रहे हैं पिछले साल से। अब ये क्यों? क्योंकि ये तो हमें पता है। देखिए, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी यही रही है। उन्होंने एक स्टेप बैक लिया है। हम लोगों ने देखा है कि अभी यमन से भी वो बाहर निकले हैं, अफगानिस्तान से वो बाहर निकले हैं, दूसरी जगह इराक से वो बाहर निकल रहे हैं। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ यूएस इन्वॉल्व था वहाँ से वो धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। और यहाँ पे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी रीज़न बताया था कि जो हम लोग आर्म्स एंड एमुनिशन जो भी सप्लाई कर रहे हैं वो सऊदीज़ को सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं पहुंच रही है अल कायदा को या फिर हाउदीज़ को, क्योंकि वॉर में ये होना ही है। इनके वेपन्स दे आर रीचिंग हाउदीज़ एंड अल कायदा, सो दिस इज अनएक्सेप्टेबल। इसीलिए बाइडन ने इस सपोर्ट को रोक दिया। अब जैसे ही बाइडन ने इस सपोर्ट को रोका, इनफैक्ट ऑफेंसिव सपोर्ट को रोका, लेकिन बाइडन डज सपोर्ट द डायलॉग, यानी कि जो भी डायलॉग होना है हाउदीज के बीच और यमन की जो हादी सरकार है उनके बीच, डायलॉग को वो प्रमोट करते हैं। लेकिन जैसे ही ये स्टेप बैक लिया यूएस ने, हाउदीज हैव बिकम मोर ऑफेंसिव। पिछले साल आपने खबर ज़रूर देखी होगी, इनफैक्ट इस इंसिडेंट की वजह से तेल के दामों में काफ़ी वोलेटिलिटी आ गई थी, जिसमें वी हैव ऑल्सो फेल्ट द इम्पैक्ट इन इंडिया। यमन्स हाउदी ने क्लेम किया कि उन्होंने सऊदी की जो अरामको फैसिलिटी है उस पर उन्होंने अटैक किया था। दिस हैपेंड लास्ट ईयर। और दिस ईयर अभी जब हम लोग बातें कर रहे हैं, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने एक वार्निंग दी है, मिसाइल या फिर ड्रोन अटैक हो सकता है यूएई में। इनफैक्ट बहुत सारे मिसाइल्स दागे गए थे। यूएई की मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अभी फिलहाल तो उसको रोका है। यूएस ने भी उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में सपोर्ट किया है। हाउदीज की तरफ से जो भी मिसाइल्स आई है उन्हें अभी फिलहाल तो रोका है। अब ये हाउदीज अटैक क्यों कर रहे हैं? एक तो यूएस का सपोर्ट चला गया है और वो बौखला उठे हैं क्योंकि यूएई काफ़ी सिग्निफिकेंट बन चुका है। अभी पहले तो सऊदी तो सपोर्ट कर ही रहा था, तो उन्होंने सऊदी पे भी अटैक किया। अभी यूएई दूसरा प्लेयर है जो ऑन ग्राउंड कम से कम 10,000 सोल्जर्स को भेज चुका है यमन में, और कुछ कुछ एरियाज में उन्होंने वापस कंट्रोल लिया है फ्रॉम द हाउदीज। रिसेंटली हाउदीज ने मारिब एक सिटी है यमन में, उसके ऊपर कंट्रोल लेने की कोशिश की, तो यूएई ने उन्हें रोका। यूएई के फोर्सेस ने उन्हें रोका था। अब इसी के चलते उन्होंने यूएई के ऊपर भी एक ऑफेंसिव शुरू कर दिया है। तो आगे आने वाले समय में और भी हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्प्लेक्स होगा। यूएई तो इन्वॉल्व है, यूएई के ऊपर अटैक हो रहा है, सऊदी इन्वॉल्व है, सऊदी के ऊपर अटैक हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? आप ये सोच रहे होंगे व्हाई ऑल दिस इज हैपनिंग। देखिए, जियो पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्व। इमेजिन कीजिएगा, सऊदी इतना एडमेंट क्यों है, यूएई इतना एडमेंट क्यों है, यमन को इतनी रिलीजियसली, मैं कहूँगा इतने पैशनेटली प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर यमन में सना में अभी फिलहाल हाउदी है और हाउदी है यहाँ पे शिया ग्रुप, अगर यहाँ पे भी एक शिया ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी देयर इज ईरान, यहाँ पे भी अगर एक शिया ग्रुप आ जाएगा, तो जो पावर सेंटर्स है सुन्नी के, सऊदी और यूएई, दोनों तरफ से भी देयर वुड बी शिया फोर्सेस विच वुड बी कैटास्ट्रोफिक फॉर देम। और इसीलिए वो लोग इतना पैशनेटली कोएलिशन बनाकर यमन में वॉर लड़ रहे हैं। और ईरान इज समहाउ सपोर्टिंग राइट नाउ दी हाउदी रिबल्स इन यमन। तो ये कब तक चलेगा ये नहीं पता, क्या सोल्यूशन निकलेगा। सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये होगा, यूनाइटेड नेशंस की जो पीस डील थी 2018 में, फिर से एक स्टॉकहोम अग्रीमेंट साइन हुआ था जहाँ पे एक पोर्ट के पास लड़ाई नहीं होगी, ये डिसाइड किया गया था। वहाँ पे भी यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्व हो, तो कहीं ना कहीं पीस अगर आना है तो यूनाइटेड नेशंस को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और जो पीस डील उन्होंने बताई थी, जहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना है, जो भी प्लेयर्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, हाउदीज यानी कि शियाज, हादी गवर्नमेंट यानी कि सुन्नीस, सब इन्वॉल्व होकर, दूसरे दूसरे फैक्शंस इन्वॉल्व होकर यहाँ पे एक डायलॉग से, डेलिब्रेशन से, पीस से कॉन्स्टिट्यूशन अगर लाएंगे जहाँ पे सस्टेनेबल पावर शेयरिंग होगी, देन वी माइट फाइंड सम सॉर्ट ऑफ पीस। बट अभी फिलहाल वी आर नॉट लुकिंग एट पीस इन शॉर्ट टर्म। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होगी। अगर इसके ऊपर कोई भी अपडेट आएगी तो विल टॉक अबाउट इट एज सुन एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। बट इस पूरी विवाद में, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, हु आर द सफरर्स? कॉमन पीपल आर द सफरर्स। इस यमन कॉन्फ्लिक्ट में अभी तक
40 लाख से भी ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, कॉलेरा का आउटब्रेक हो चुका है। ये कहा जाता है कि 2 लाख से भी ज्यादा कॉलेरा के केसेस है यमन में। कोविड 19 तो छोड़ ही दीजिए, कोविड 19 का तो नंबर भी नहीं पता है यहाँ पे। 75% यहाँ पे पॉवर्टी रेट है। वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड है यमन। यूनाइटेड नेशंस कहता है 2 आउट ऑफ 3 यमनीज दे रिक्वायर ह्यूमैनिटेरियन एड। 40 लाख लोग इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं। तो हु आर द अल्टीमेट सफरर्स? दीज आर द सिविलियंस। जनरेशंस आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो हियर। तो इस चीज का एक जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकलना चाहिए और यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस हैज टू प्ले अ बिगर रोल। अब यूनाइटेड नेशंस में कहूँगा तो यूनाइटेड स्टेट्स हैज टू प्ले अ बिगर रोल। इट हैज टू ब्रिंग ऑल द पार्टीज टू द टेबल ताकि एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकले। जब भी ये होगा तो हम लोग चर्चा जरूर करेंगे, अगर कोई अपडेट होगी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बट राइट नाउ दैट इज इट। आई होप कि आपको यमन का कॉन्फ्लिक्ट क्लियरली समझ में आ चुका है। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।